गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक फ्लावर के अंदर मेल पार्ट्स कौन सा होता है, एक फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट्स कौन सा होता है, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। डायग्रामेटिकल भी हमने इस पे डिस्कस किया था पूरा। आज हम बात करने वाले हैं एक एक पार्ट की। आज हम बात करते हैं मेल पार्ट की बात करें, यानी जिसको पुंकेसर कहते हैं, एंड्रोस्ट्रियम कहते हैं, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो पुंकेसर होता है उसे नर भाग बोलूं या लघु बीजाणु प्रण बोलूं, दोनों तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे हम अब डिस्कस करने वाले हैं जो अगला पार्ट है कि एक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, एक पुंकेसर की संरचना कैसी होती है, इस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि पुंकेसर के कितने पार्ट्स होते हैं, तो अगर हम पुंकेसर के पार्ट्स की बात करें तो पुंकेसर के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3। आपको ने पहले भी मैंने डायग्राम के अंदर दिखाया था कि एक पुंकेसर के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पार्ट होता है पुतंतु। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था और यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना भी रहा हूँ, तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको एक लंबी धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है। ये धागेनुमा संरचना पुतंतु कहलाती है। क्या कहलाती है? पुतंतु। जिसके शीर्ष पर जो एक संरचना दिखाई दे रही है वो संरचना परागकोश कहलाती है। क्या कहलाती है? परागकोश। तो यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछ ले कि पुतंतु क्या होता है, तो पुतंतु एक लंबी धागेनुमा संरचना है जिसके शीर्ष पर परागकोश पाए जाते हैं। तो 2 नाम तो आपको पता चल गए कि पुतंतु क्या है, लंबी धागेनुमा संरचना जिसके शीर्ष पर परागकोश पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सेकंड नाम लिख देता हूँ, परागकोश। परागकोश। परागकोश क्या है? पुतंतु के ऊपर शीर्ष पर उपस्थित संरचना मुख्यतः पालियों के अंदर बटा होता है। 2 पालियां पाई जाती है इसके अंदर। तो परागकोश पुतंतु के शीर्ष पर उपस्थित संरचना जो कि पालियों में विभक्त होता है। पालियां मतलब 2 लोब्स होती है। इस तरीके की संरचना हम देख सकते हैं। ये मैंने एक परागकोश की संरचना बनाई है। इसकी 2 पालियां बटी हुई। इन दोनों पालियों को आपस में जोड़ने के लिए एक कनेक्टिवा पाई जाती है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं योजी। क्या बोलते हैं? योजी। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि एक पराग पुंकेसर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? 3। पुतंतु, योजी और परागकोश। तो यहाँ पे एक चीज निकल के सामने आ गई। पुतंतु एक धागेनुमा संरचना है, परागकोश पुतंतु के उपस्थित ऊपर शीर्ष पर उपस्थित संरचना है और 2 पालियों के अंदर विभक्त होता है। इन दोनों पालियों को आपस में जोड़ने का कार्य योजी के माध्यम से किया जाता है। अब बात करते हैं परागकोश की पालियों के अंदर क्या पाई जाती है? लघु बीजाणु धानियां। परागकोश की पालियों के अंदर लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है जो कि लघु बीजाणुओं को उत्पन्न करती है। ये लघु बीजाणु परिपक्व होकर नर युग्मक परागकण कहलाते हैं। यानी नर युग्मक, जैसे अपन बात करते हैं मेन ह्यूमंस के अंदर जो नर युग्मक होता है वो शुक्राणु होता है और फीमेल के अंदर जो मादा युग्मक होता है वो अंडाणु होता है। इसी प्रकार हम बात करें प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स के अंदर नर युग्मक होता है वो परागकण होता है और जो मादा युग्मक होता है वो बीजाणु होता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एक पुंकेसर की संरचना कितने भागों में विभक्त होती है। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि परागकोश के अंदर उपस्थित जो ये लघु बीजाणु धानियां है, एक परागकोश की जो संरचना है उसके ऊपर हम डिस्कस करें। अभी हमने बात की कि परागकोश जो होता है पालियों में बटा होता है। नॉर्मली बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठते हैं। सामान्यतः परागकोश कितने पालियों में बटा होता है या कितने पालित होता है? और सेकंड क्वेश्चन ये उठता है, पालियों के बारे में जब डिस्कस हो जाएगा तो उसके बाद में क्वेश्चन ये उठेगा, कौन से कुल के पादपों में एक पालित परागकोश पाया जाता है? तो सेकंड क्वेश्चन तो बहुत बाद की बात है, पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो सामान्यतः परागकोश जो होता है 2 पालियों में बटा होता है। कितनी पालियों में बटा होता है? 2 पालियों में बटा होता है। जैसे इस डायग्राम के अंदर मैं आपको बता दूं, ये परागकोश 2 पालियों में बटा है। कितनी पालियों में बटा है? 2 पालियों में। और प्रत्येक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणु धानियां होती है। कितनी लघु बीजाणु धानियां होती है? 2। तो 4 लघु बीजाणु धानियां इसके अंदर हो जाएगी। तो एक नॉर्मली अपन पता है कि परागकोश में कितने पालित होता है? एक नॉर्मली परागकोश कितने पालित होता है? द्विपालित। कितने पालित होता है? द्विपालित। और कितनी लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है? तो संस्कृत का वर्ड यूज करेंगे हम, चतु लघु बीजाणु धानिक प्रकार का। कितनी लघु बीजाणु धानियां इसके अंदर? 4। तो आंसर हो जाएगा कि सामान्यतः परागकोश द्विपालित होता है
और चतु लघु बीजाणु धानिक प्रकार का होता है, क्योंकि एक पाले के अंदर 2 लघु बीजाणु धानी है, तो 4 पालियों के अंदर कितनी 2 पालियों के अंदर कितनी हो जाएगी 4। तो सेकंड क्वेश्चन होता है कौन से कुल के पादपों में एक पालित परागकोश पाया जाता है? तो इसका आंसर जाएगा जो मालवेशी कुल के पादप होते हैं। कौन से कुल के पादप होते हैं? मालवेशी कुल के पादप होते हैं, उनके अंदर परागकोश जो होता है एक पालित ही होता है। जब एक पालित परागकोश होगा तो उसमें लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो हम इसको कहेंगे एक पालित और द्विलघु बीजाणु धानिक प्रकार का। क्या बोलेंगे? एक पालित और द्विलघु बीजाणु धानिक प्रकार का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, तो ये परागकोश कितनी पालियों में बटा होता है? नॉर्मली बात करें तो 2 पालियों में बटा होता है। और कितनी लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है? तो हम आंसर देंगे 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। और अगर बात करें मालवेशी कुल में कितनी लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है? तो 2 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है, क्योंकि जो परागकोश होता है वो कितनी पालियों में विभक्त होता है? 1 पालियों में विभक्त होता है। अब हम बात करते हैं लघु बीजाणु धानी की संरचना की, कि किस प्रकार एक लघु बीजाणु धानी की संरचना होती है, व्यवस्था पाई जाती है, उसके बारे में। तो बात करें लघु बीजाणु धानी के विकास की, तो परागपुट की एक हाइपोडर्मल कोशिका, कौन सी कोशिका? हाइपोडर्मल सेल, जिसे हिंदी में अधस्त्वक कोशिका कहते हैं, जो आकार में बढ़ जाती है। आकार उसका बढ़ जाता है, उसके अंदर जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन के अंदर उस कोशिका को हम आर्किस्पोरियल सेल्स कहते हैं या प्रपुष्पक कोशिका कहते हैं, परपोषु कोशिका कहते हैं। ये परपोषी कोशिका आकार बढ़ने के कारण, जो हाइपोडर्मल कोशिका थी वो आकार बढ़ने के कारण किस कोशिका में चेंज हो गई? परपोषी कोशिका या आर्किस्पोरियल सेल। इस आर्किस्पोरियल सेल में एक परिणित विभाजन होता है, एक सामान्य विभाजन होता है, जिससे ये कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है। परिणित विभाजन द्वारा ये कोशिका 2 भागों में बढ़ती है। पहली प्राइमरी पैराइटल सेल और सेकंड कोशिका बढ़ती है, वो कहलाती है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। यानी हिंदी में बात करें प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अगर हम बात करें प्राथमिक भित्तीय कोशिका, तो आपको नाम से लग रहा होगा भित्तीय, भित्तीय मतलब जो दीवार का निर्माण करे, जो भित्ति का निर्माण करे। तो प्राइमरी पैराइटल जो सेल होती है वो आगे जाके 4 भागों में डिवाइडेड होती है, 4 सेल्स का निर्माण करती है। बाहरी त्वचा एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, अंतथीशियम, मिडल लेयर यानी मध्य स्तर, और पोषक या टैपिटम का निर्माण करती है। तो हम अगर इसके विकास की बात करें, अगर विकास को देखें, तो हमें एक चीज निकल के सामने आ रही है कि हाइपोडर्मल सेल्स जो होती है वो अपने आकार को, अपनी साइज को इंक्रीज कर लेती है और इंक्रीज कर आर्किस्पोरियल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? आर्किस्पोरियल सेल में। ये आर्किस्पोरियल सेल अपने आप को परिणित विभाजन द्वारा डिवाइडेड करती है और 2 भागों में बढ़ जाती है, प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरा भाग जो होता है वो कहलाता है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल की बात करें, पैराइटल मींस जो भित्ति बनती है, भित्ति, इसमें 4 भित्तियां बनती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपिटम। हिंदी में बोलूं बाहरी त्वचा, अंतथीशियम, मध्य स्तर और टैपिटम। जबकि जो स्पोरोजीनस सेल, स्पोरोजीनस मतलब बीजाणु जन, जन मतलब उत्पन्न करने वाली, यानी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो होती है वो सीधे ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी मदर सेल्स जो लघु बीजाणु को उत्पन्न करेगी, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कर इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, मियोसिस के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है? 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। जब ये अलग हो जाते हैं तब उन्हें परागकण कहा जाता है। तो एक चीज आपके माइंड में बैठ गई होगी कि हमने लघु बीजाणु धानी के विकास को देखा, इसका विकास जो होता है ये स्पोरोजिनेट होता है, इस विकास है उसका परिवर्धन कैसे होता है। तो हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे हमने परिवर्धन की बात की थी कि इसमें परागकोश भित्ति होती है, यानी पैराइटल सेल से परागकोश भित्तियों का निर्माण होता है। 4 भित्तियां लघु बीजाणु धानी में पाई जाती हैं। तो जब हम बोर्ड का ऐसा आंसर लिख रहे होंगे कि लघु बीजाणु धानी की संरचना को समझाओ, तब हम नॉर्मली ये लिखना शुरू करेंगे। एक लघु बीजाणु धानी जो होती है वो 2 संरचनाओं में विभक्त होती है। पहली संरचना परागकोश भित्ति और दूसरी संरचना जो होती है बीजाणुजन कोशिका होती है। परागकोश भित्ति हेडिंग डाल के फिर हम सब हेडिंग डालेंगे 1 नंबर लगा के, सो हमारी रहेगी पारात्वचा। या आप इसके अंदर लिख सकते हैं परागकोश भित्ति में, परागकोश भित्ति 4 भागों में विभक्त रहती है। सबसे पहले बाहरी त्वचा,
यानी ये सबसे बाहरी एकल स्तर है। सबसे बाहरी यानी परागकोश की बात करें तो सबसे बाहरी स्तर कौन होता है? बाहरी त्वचा एपिडर्मिस सबसे बाहरी। और कैसा स्तर है? एकल स्तर है। ये एक लाइन ही लिखेंगे कि परागकोश भित्ति का सबसे बाहरी और एकल स्तर एपिडर्मिस होता है। इसके जस्ट अंदर की तरफ एंडोथीशियम या अंतःथीशियम पाई जाती है। अब यहाँ पे याद करने का तरीका, लाइनें बनानी चाहे तो ऐसे भी अपन बना सकते हैं कि बाहरी त्वचा के जस्ट अंदर का स्थान अंतःथीशियम कहलाता है। लेकिन अपन सीधे टॉपिक पे आते हैं लाइनें याद करने वाली कि अल्फा सेलुलोज के इसमें स्थूलन पाए जाते हैं। अल्फा सेलुलोज क्या जमा होता है, आदतग्राही जो अल्फा सेलुलोज होता है वो आदतग्राही प्रवृत्ति का होता है, जो कि पराग स्फुटन में क्या करता है? सहायता उत्पन्न करता है। थर्ड होता है मध्य परतें। मध्य परतें 1 से 3 परतों का समूह है। बाहरी स्तर भी एकल है, एंडोथीशियम भी एकल है, लेकिन मिडल लेयर के अंदर 1 से 3 परतें पाई जाती है। इसका काम होता है योजी से जो पोषक पदार्थ आ रहे हैं या जो पोषक पदार्थ फिलामेंट यानी पूतंतु से ऊपर की ओर आ रहे हैं उनको बीजाणुजन कोशिका तक पहुंचाना। अगला कार्य होता है टेपिटम। टेपिटम के बारे में हम डेप्थ के अंदर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी नॉर्मली देखें तो ये एक आंतरिक स्तर है। इसमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। सबसे आंतरिक स्तर टेपिटम होता है। कार्य होता है इसका पोषण प्रदान करना। क्या प्रदान करना? पोषण। लघु बीजाणु जो परिवर्तित हो रहे हैं उनको पोषण देने का कार्य टेपिटम करते हैं। अब टेपिटम को अपन 2 चीजों में पढ़ते हैं। एक होती है टेपिटम अमीबीय टेपिटम और एक होती है ग्रंथिल टेपिटम, जो कि मैं अगला यानी क्वेश्चन के फॉर्म में करवाऊंगा, ताकि क्योंकि टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है यहाँ पे, तो टेपिटम को एक क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है लघु बीजाणु धानी की संरचना को समझाओ, तो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको आप टेपिटम के अंदर इंक्लूड कर लीजिएगा। और अगर सिर्फ क्वेश्चन आए टेपिटम की संरचना को समझाओ या टेपिटम क्या कितने प्रकार की होती, तो आगे वाले आने वाले टॉपिक पे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं बीजाणुजन कोशिका। यानी बीजाणुजन कोशिका ऐसी कोशिका जो बीजाणुओं को उत्पन्न करे, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। और इन्हीं लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणुजन को अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो एक रफली अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसका, तो एक रफली डायग्राम में आपको कुछ इस तरीके से लगेगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक रफली डायग्राम बना देता हूँ तो सबसे बाहरी स्तर, इसका सबसे बाहरी स्तर हो जाएगा आपके एपिडर्मिस। क्लियर? एपिडर्मिस के जस्ट अंदर का जो स्तर हो जाएगा वो अंदर का स्तर हो जाएगा आपके एंडोथीशियम। एंडोथीशियम में याद रखने की चीज है, इसमें अल्फा सेलुलोज के स्थूलन पाए जाते हैं जिनका यू आकार होता है। कौन सा आकार होता है? यू आकार। ये क्लियर हो गया? फिर 1 से 3 परत, कितनी परतें होती है? 1 से 3 परतों की लेयर होती है। 3 लेयर होती है, जैसे ये मैंने बना दी, ये 2 हो गई, ये तीसरी भी हो गई। इसको आप बोल सकते हैं 3 परतों की लेयर हो जाएगी मिडल लेयर के अंदर की बात करें तो मिडल लेयर के अंदर टेपिटम पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? ये रफली डायग्राम है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। ये टेपिटम, टेपिटम के अंदर क्या होता है? सुस्पष्ट केंद्रक होता है टेपिटम। टेपिटम के अंदर की ओर बीजाणुजन कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या बीजाणुजन उत्तक होते हैं, उनसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। तो इसको अपन कह सकते हैं बीजाणुजन उत्तक। और बीजाणुजन उत्तक के अंदर की तरफ इन्हीं उत्तकों से किसका निर्माण होगा? बीजाणुजन कोशिका। ये एक रफली डायग्राम है जो आप आसानी से बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बाहरी स्तर एपिडर्मिस, इसके अंदर की तरफ एंडोथीशियम। याद करने की चीज अल्फा सेलुलोज के आंतरिक स्थूलन आर्द्रता को ग्रहण करेंगे जिससे तनाव उत्पन्न होगा, जो कि पराग स्फुटन में सहायता करेंगे। आकार कैसा होता है इनका? यू आकार। मिडल लेयर देखिए 1 2 3 परतों का स्तर है मिडल लेयर। उसके अंदर की ओर है टेपिटम। टेपिटम का काम होता है पोषण देना। टेपिटम के अंदर की ओर जाएंगे बीजाणुजन उत्तक, उन्हीं से किसका निर्माण होगा? बीजाणुजन कोशिका होगा। और उन्हीं से किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु चतुष्क। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा।